प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का अपना जो टॉपिक है, आज की जो ऑनलाइन क्लास है, इसमें वो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं बहुलक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमर। ठीक है, तो ये जो बहुलक है ये क्या होता है, तो इसकी सबसे पहले आप परिभाषा सुनिए। काफ़ी बार इसकी परिभाषा पूछ लेते हैं कि बहुलक की परिभाषा बताइए। तो बहुलक की परिभाषा क्या है? कुछ छोटे छोटे सरल अणु होते हैं। छोटे छोटे सरल अणुओं को क्या कहते हैं? एकलक कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? एकलक। तो कुछ छोटे छोटे सरल अणु जिनको हम एकलक कहते हैं, तो ये सरल अणु आपस में जुड़कर क्या करते हैं? एक जटिल अणु का निर्माण करते हैं, और इस जटिल अणु को हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये छोटे छोटे अणु हैं। क्या ये छोटे छोटे अणु हैं? बहुत सारे। और ये छोटे छोटे अणु जुड़कर क्या करते हैं? एक जटिल अणु का निर्माण करते हैं। जटिल का मतलब अधिक लंबी श्रृंखला युक्त अणु का निर्माण करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बहुलक कहते हैं। तो परिभाषा एक बार फिर सुनो। जब छोटे छोटे सरल अणु आपस में जुड़कर जब एक जटिल अणु का निर्माण करते हैं, तो बनने वाले जटिल अणु को क्या कहते हैं? बहुलक। और बहुलक बनने की जो क्रिया है, इसे कहते हैं बहुलीकरण। बहुलीकरण। तो ये भी पूछ लें कि बहुलीकरण क्या है, तो हमें बहुलक वाली परिभाषा ही लिखनी है, या यूँ लिख दो, कुछ सरल एकलक अणु आपस में जुड़कर एक जटिल अणु का निर्माण करते हैं। तो बनने वाले जटिल अणु को, मतलब बड़े अणु को क्या कहते हैं? बहुलक। और बहुलक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? बहुलीकरण, पॉलीमरेशन कहते हैं इसे। ठीक है, तो यह बहुलक की परिभाषा। आगे देखिए, बहुलक बहुलक के प्रकार। बहुलक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक तो होते हैं प्राकृतिक बहुलक, और एक होते हैं संश्लेषित बहुलक। ठीक है, तो बहुलक दो प्रकार के हैं, एक तो प्राकृतिक बहुलक और एक संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक बहुलक क्या होते हैं? कि ऐसे बहुलक जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त होते हैं, प्रकृति से हमें सीधे प्राप्त होते हैं, ऐसे बहुलक को क्या कहते हैं? प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। जैसे प्राकृतिक बहुलक का एग्जाम्पल है, जैसे प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर के अलावा हम लिख सकते हैं इसमें सेलुलोज, रेजिन। तो ये क्या है? प्राकृतिक रबर है, सेलुलोज है, रेजिन है, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक बहुलक हैं। इसके अलावा प्राकृतिक जो रेसे हैं वो भी इसी में आते हैं। तो ये प्राकृतिक बहुलक के एग्जाम्पल हैं। तो ऐसे बहुलक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक बहुलक। एग्जाम्पल प्राकृतिक रबर, सेलुलोज और रेजिन। ठीक है, और संश्लेषित बहुलक क्या होते हैं? ऐसे बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, ये मनुष्य के द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, मतलब इनका निर्माण मनुष्य के द्वारा होता है। तो ऐसे बहुलकों को क्या कहते हैं? संश्लेषित बहुलक कहते हैं। संश्लेषित बहुलक के एग्जाम्पल क्या है? जैसे हम लिखेंगे इसमें कृत्रिम रेसे, ऐसे रेसे जो मनुष्य अपने हाथों से तैयार करता है। कृत्रिम रेसे के अलावा इसमें है, कृत्रिम रेसे के अलावा इसमें प्लास्टिक है। क्या है? प्लास्टिक है। प्लास्टिक के अलावा इसमें है कृत्रिम या संश्लेषित रबर बता दो, या कृत्रिम रबर बता दो। तो ये जो एग्जाम्पल हैं, कृत्रिम रेसे, प्लास्टिक, कृत्रिम रबर या संश्लेषित रबर, ये किस में आते हैं? ये संश्लेषित बहुलक में आते हैं। तो बहुलक कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक। आज हम अध्ययन करते हैं प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक में कौन सा बहुलक दिया अपने सिलेबस में? प्राकृतिक रबर दिया हुआ है। तो हम आगे अध्ययन करते हैं प्राकृतिक रबर क्या है। प्राकृतिक रबर। ठीक है, तो प्राकृतिक रबर क्या होता है?
ये किस तरह प्राप्त किया जाता है? प्राकृतिक जो रबर है इसमें आप ये ध्यान में रखना कि रबर के जो पेड़ आते हैं, रबर का एक पेड़ होता है जिसका मतलब वानस्पतिक नाम है हिविया ब्रेसिलेंसिस, जो रबर का पेड़ होता है, ठीक है। तो रबर के पेड़ पे क्या करते हैं, उसकी जो छाल आती है जिसको हम छोड़ा बोलते हैं, उस पे क्या करता है, तिरछा ऐसी चीरा लगाया जाता है। रबर के पेड़ की छाल पर, मतलब उसका जो तना होता है, तने पे छाल पाई जाती है, उस छाल पे ऐसे मतलब क्रॉस का चिन्ह ऐसा चीरा लगाते हैं कुल्हाड़ी से, तो एक दूध के समान पदार्थ निकलता है बाहर। तो दूध के समान जो पदार्थ निकलता है, जो द्रव्य निकलता है, उसको हम कहते हैं लेटेक्स। क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। यह इसका नाम है रबर क्षीर, इसी का नाम है रबर क्षीर, लेटेक्स। तो यही प्राकृतिक रबर है। तो आपसे पूछेगी रबर किस तरह प्राप्त किया जाता है, तो आप बताएंगे कि रबर के पेड़ पे जब हम चीरा लगाते हैं तो एक दूध के समान पदार्थ निकलता है, उस दूध या पदार्थ को क्या कहते हैं? लेटेक्स या रबर क्षीर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए प्राकृतिक जो रबर है ये प्राप्त कैसे किया जाता है, तो आप प्राकृतिक रबर बनाने की विधि सुनो। प्राकृतिक रबर बनाने की विधि, ठीक है। प्राकृतिक रबर है, इस पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो प्राकृतिक जो रबर है ये आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का दूसरा नाम है 2-मेथिल, इसको हाइफन कहते हैं, 2-मेथिल, फिर हाइफन 1,3, फिर हाइफन ब्यूटाडाइईन। ये आइसोप्रीन का ही मतलब नाम है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो उत्तर क्या लिखोगे आप? आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, ठीक है। या इसको आप कहोगे 2-मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइईन। तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन से प्राप्त किया जाता है। अब आइसोप्रीन से कैसे प्राप्त करेंगे, तो हमें आइसोप्रीन का सूत्र याद होना चाहिए। तो इसका सूत्र याद करने के लिए देखो ऐसे लिखेंगे, एक कार्बन, ये दूसरा, तीसरा और चौथा। मैंने यहाँ लिखा 2-मेथिल, जैसे ये 1 नंबर, ये 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर और 4 नंबर, तो यहाँ हमने मेथिल ले लिया। 2-मेथिल 1,3, एक द्विबंध यहाँ ले लेंगे, एक द्विबंध यहाँ ले लेंगे, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब इस कार्बन की संयुक्ता देखो 2 और 2 और बच गई, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। इस कार्बन की संयुक्ता देखो, इस कार्बन की 2, 3 और 4, इस कार्बन यहाँ अकेला रहेगा। यहाँ देखो 2 और 1 3, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ देखो 2, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे यहाँ। तो ये सूत्र किसका है? आइसोप्रीन। ये सूत्र किसका है? आइसोप्रीन। या इसको हम क्या कहेंगे? आइसोप्रीन को 2-मेथिल। 2-मेथिल क्यों लगाया? ये कार्बन संख्या 2 है, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है? ये प्रतिस्थापी समूह है मेथिल, जो कार्बन नंबर 2 पे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम है 2-मेथिल 1,3। ये द्विबंध 1 नंबर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जो द्विबंध है ये 3 नंबर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने लिखा 1,3 ब्यूटा। ब्यूट क्यों लगाया? इसमें देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, इसलिए ब्यूट। तो ब्यूटा डाई क्यों लगाया? इसमें 2 द्विबंध हैं, एक 11 और एक 11, इसलिए डाई। इन क्यों लगाया? ये यौगिक एल्किन श्रेणी का है, क्योंकि इसमें देखो द्विबंध आ रहा है, ठीक है। तो ये आइसोप्रीन का सूत्र है। अब ये जो आइसोप्रीन है इसका हम क्या करेंगे? बहुलीकरण करवाएंगे, मतलब इसके बहुत सारे अणु जोड़ेंगे, तो इसका बहुलीकरण करेंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे? एन, शुरुआत में एन लगा देंगे यहाँ। आप देखिए आगे, तो जब हम इसका बहुलीकरण करेंगे, क्या करेंगे? इसका बहुलीकरण, तो देखो इसका बहुलीकरण जब करवाएंगे तो जहाँ द्विबंध है इस यौगिक में वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। तो चलो CH2, अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है? द्विबंध आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे? सिंगल बॉन्ड में करेंगे इसको चेंज। फिर आगे CH लिख दिया। अब देखो आगे यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ क्या आएगा? जहाँ सिंगल हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा। आगे C, अब फिर C के आगे देखो डबल बॉन्ड आ गया, तो फिर सिंगल करो। आगे क्या लिखा है? CH2, और इसके नीचे क्या आएगा? CH3, ठीक है। तो हमने क्या किया? इस यौगिक में जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ तो हमने सिंगल बॉन्ड में उसको चेंज कर दिया, और जहाँ सिंगल बॉन्ड उसको हमने डबल बॉन्ड में चेंज कर दिया। अब देखो कार्बन की संयुक्ता, इस कार्बन की संयुक्ता देखो 2 और 1 3 ही है,
जबकि होनी कितनी चाहिए 4, तो एक इधर कर दो, सिंगल बॉन्ड यहाँ लगा दो, ठीक है। अब इधर देखो, इस कार्बन की संयोजकता देखो, इस कार्बन की संयोजकता 2 और एक हाइड्रोजन के साथ 3 और एक ये हो गई 4, इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। इसकी देखो 2 और एक 3 और एक 4, इसकी देखो 2, इस कार्बन की संयोजकता कितनी है 2 और एक 3 ही हुई ना, एक कम है, तो इसे सिंगल बॉन्ड लगा दो। क्योंकि जब ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज होंगे तो दोनों साइड में सिंगल बॉन्ड लग जाएगा। देखो इधर भी लग गया और इधर भी लग गया। इस सूत्र को हम कोष्टक में ले लेंगे, कहाँ ले लेंगे कोष्टक में, और ये n कहाँ जाएगा, ये n इसके यहाँ नीचे लगा देंगे यहाँ। तो ये किसका सूत्र है, यह प्राकृतिक रबर का सूत्र है, प्राकृतिक रबर, या इसको कहते हैं पॉली आइसोप्रीन भी कहते हैं इसको हम, पॉली आइसोप्रीन या पॉली 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन भी कह सकते हैं। तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है। यह इसके बनाने की अभिक्रिया जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। आगे देखिए, आगे देखो प्रश्न ये पूछते हैं, ये जो रबर हमें प्राप्त हुआ है आइसोप्रीन से, जो हमें प्राकृतिक रबर प्राप्त हुआ है, ये जो प्राकृतिक रबर है इसे ठोस रूप में बदलने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, इसमें एसीटिक अम्ल मिलाया जाता है। एक तो ये प्रश्न ध्यान में रखना, प्राकृतिक जो रबर है इसे ठोस रूप में बदलने के लिए कौन सा अम्ल मिलाया जाता है, एसीटिक अम्ल। ये क्वेश्चन कई बार छोटा है, पूछ सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ ये देखो, ये जो प्राकृतिक रबर है जो हमें प्राप्त हो रहा है रबर के पेड़ से, ये प्राकृतिक रबर है, इसमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, मतलब लचीलापन का गुण इसमें पाया जाता है। प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, यह अधिक घिसने वाला होता है, अधिक घिसने वाला मतलब ज़्यादा घसता है कहने का मतलब, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो तनन सामर्थ्य है, तनन सामर्थ्यता ये इसकी कम होती है, मतलब ये कम मजबूत होता है, मुलायम होता है। अतः इस प्राकृतिक रबर से परिष्कृत उत्पाद नहीं बनाए जा सकते हैं, मतलब अपने जीवन में काम आने वाले जो उपयोगी यौगिक हैं वो प्राकृतिक रबर से नहीं बनाए जा सकते। क्यों, तो कई बार प्रश्न पूछते हैं कि प्राकृतिक जो रबर है इसमें से क्या गुण पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसे परिष्कृत उत्पाद नहीं बनाए जाते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे, एक तो इसमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, यह अधिक घिसने वाला होता है, इसकी तनन सामर्थ्यता मतलब कम होती है, मतलब ये मुलायम होता है। तो इन गुणों को हटाने के लिए क्या करते हैं, इन गुणों में सुधार करने के लिए प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण, जिसको वल्केनाइजेशन कहते हैं। प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण, तो प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण, वल्केनाइजेशन। तो ये वल्कनीकरण क्या चीज़ है, इस पे बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो वल्कनीकरण की परिभाषा हम क्या लिखेंगे, प्राकृतिक रबर को एक तत्व है जिसे कहते हैं गंधक, जिसे हम सल्फर भी कहते हैं, जिसका प्रतीक है S। प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ गर्म करते हैं, तो गर्म करने की जो क्रिया है इसी क्रिया को क्या कहते हैं, वल्कनीकरण। तो ये वल्कनीकरण की परिभाषा काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। जब हम प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण करते हैं, इसे गंध के साथ गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद में जो नया रबर हमें प्राप्त होता है उस रबर को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वल्कनीकृत रबर, वल्कनीकृत रबर कहते हैं। अब ये जो वल्कनीकृत रबर है, ये रबर कम घिसने वाला होता है, इसकी तनन सामर्थ्यता भी ज़्यादा होती है, और इसमें जो प्रत्यास्थता का जो गुण है वो भी मतलब समाप्त हो जाता है, और इससे हम जो भी उपयोगी उत्पाद हैं, परिष्कृत उत्पाद हैं, वो हम आसानी से बना सकते हैं। इसलिए प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप अच्छी तरह ध्यान में रखना। तो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में हमने किसका अध्ययन किया, बहुलक। और बहुलक आपको बताया कि 2 प्रकार के, प्राकृतिक और संश्लेषित बहुलक। तो हमने जो प्राकृतिक जो बहुलक हैं उनमें हमने प्राकृतिक रबर का आज की ऑनलाइन क्लास में हमने अध्ययन किया है। धन्यवाद।